हेलो दोस्तों। भारत का संवैधानिक विकास में हम सब ने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें क्या क्या प्रावधान था और इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सारा हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो जो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। पहला है कि इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। याद रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था 1600 ईस्वी में, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, उसको यहाँ पे 1813 के अधिनियम में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और साथ ही याद रखना है कि इसमें एक और क्या था कि ये चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो चीन के साथ व्यापार कर सकते थे, उनमें उनका एकाधिकार बना रहेगा। और साथ ही साथ भारत के साथ चाय के व्यापार भी कर सकते थे, उनमें भी एकाधिकार बना रहेगा। बाकी इस दोनों को छोड़कर भारत से व्यापार करने की छूट सभी ब्रिटिश व्यापारियों को दे दी गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो इसको आपको याद रखना है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। और देखते हैं इसमें और क्या क्या किया गया काम। तो इसमें और जो किया गया था, फर्स्ट नेक्स्ट याद रखना है कि इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। इसी अधिनियम के तहत याद रखना है ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपना दावा कहाँ किया, भारत पर किया था संप्रभुता का दावा। उसके बाद याद रखना है कि इसी अधिनियम ने भारत में स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें भुगतान ना करने वाले को दंडित करने का अधिकार दिया गया। मतलब इस अधिनियम में एक प्रावधान ये भी किया गया था कि जो भारत में स्थानीय शासन होंगे, मतलब जो भी स्थानीय शासन करेंगे, जो भी राजा होंगे, उन्हें व्यक्तियों से कर ले सकते हैं, वो व्यक्तियों से क्या कर सकते हैं, कर ले सकते हैं। और उन्हें अगर वो व्यक्ति भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें दंडित भी करने का अधिकार किसको होगा, वो वहाँ का जो शासन होगा उनको। नेक्स्ट है कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे थर्ड टाइम जो है याद रखना है, या बोल सकते हैं सेकेंड टाइम 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया इसी अधिनियम के तहत कंपनी का शासन। और साथ ही साथ याद रखना है कि नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियाँ और बढ़ा दी गई इसी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम ने उन व्यक्तियों को भारत जाने की अनुमति दे दी जो ईसाई मिशनरियों के नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाना चाहते थे। यानी कि ईसाई मिशनरी जो कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देंगे वो भारत आ सकते हैं, इसकी अनुमति भी इसी अधिनियम के तहत दे दी गई। साथ ही साथ इसमें प्रावधान किया गया कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए का निवेश करेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय की शिक्षा पर 1 लाख रुपए निवेश किया जाएगा। तो इसी अधिनियम के तहत किया गया था, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रादेशिक राजस्व और व्यापारिक लाभ को नियंत्रित किया गया। इसमें कंपनी को अपने क्षेत्रीय और व्यापारिक खातों को अलग अलग रखने के लिए कहा गया। चलिए नेक्स्ट अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम है इसमें क्या क्या प्रावधान था, तो पहला था कि यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में एक अंतिम कदम था, क्योंकि प्रशासन के नए मॉडल के तहत इसके पुनर्गठन ने इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट याद रखना है कि इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया। यानी कि जो भारत का वो ब्रिटिश उपनिवेशीकरण था, इसको वैध बनाने का प्रावधान भी इसी अधिनियम में किया गया, 1833 का चार्टर अधिनियम। क्यों किया गया, क्योंकि
ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई। जहाँ तक अभी तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक निकाय था, ठीक है, वो अब प्रशासनिक निकाय भी बन गया, मतलब वो प्रशासन को भी अब संभालेगा। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही, उनके उत्तराधिकारियों और वारिसों के विश्वास के अधीन रखा गया। नेक्स्ट है कि चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था उस पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट काम इसमें किया गया कि चीन के साथ जो व्यापार बना हुआ था, ठीक है, और चाय का जो व्यापार बना हुआ था उसका जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यहाँ पे पूरी तरह क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। उसके बाद क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार कब कहा गया, तो इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की सरकार जो है उसे अब भारत सरकार कहा गया और परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगा। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो इसी अधिनियम यानी कि 1833 का जो अधिनियम था उसके तहत याद रखना है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे बनाया गया, ठीक है, यानी कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था, अब इसमें क्या बोला जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद है नेक्स्ट कि भारत का गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध में विधायी शक्तियाँ थीं। इस प्रकार बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियाँ समाप्त हो गई। यानी कि जो पहले बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था उसके पास जो विधायी शक्तियाँ बची थी उसे भी इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अब इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून को अधिनियम कहा जाता था। मतलब इस अधिनियम के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, अधिनियम यानी कि एक्ट कहा जाएगा। जबकि इससे पहले जो कानून बनाए जाते थे उसे विनियम यानी कि रेगुलेशन कहा जाता था। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या उसे बदलने का अधिकार था। इस अधिनियम के तहत याद रखना है गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था वो क्या कर सकता था कि कोई भी कानून जो है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में जो कोई भी कानून में संशोधन कर सकता था, उसको निरस्त यानी कि ख़त्म कर सकता था या उसे बदल सकता था, यह अधिकार दिया गया। इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें याद रखना है कि इस अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कराने का आयोजन का प्रयास किया गया था, लेकिन याद रखना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे प्रयास किया गया था। उसके बाद याद रखना है कि सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग 1834 की स्थापना की गई। यानी कि जितने भी भारतीय कानून थे उसे संहिताबद्ध मतलब एक रूप में देने के लिए, ठीक है, एक आयोग बनाया गया जिसे क्या बोला गया, भारतीय विधि आयोग। कब बनाया गया था, 1834 ईस्वी में। और याद रखना है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा भी गया है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो जो 1853 का चार्टर अधिनियम था इसमें क्या क्या प्रावधान था, तो पहला प्रावधान ये था कि यह अधिनियम वर्ष 1793 से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अनेक चार्टर अधिनियम में अंतिम अधिनियम था। ये याद रखना है कौन सा अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था, ठीक है। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। यानी कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल का जो विधायी और कार्यकारी कार्य था उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया इसी अधिनियम के द्वारा, 1853 का अधिनियम। इसके बाद क्या किया गया कि इसने पहली बार, याद रखना है, भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। अगर पूछा जाए कि भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत किसमें किया गया, तो इसी अधिनियम में।
इसने परिषद में 6 नए सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाएगा, विधान पार्षद कहा जाता था। और परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 12 थी। नेक्स्ट है निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। नेक्स्ट इसमें क्या किया गया कि परिषद की विधायी शाखा यानी कि मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी। यानी कि जो विधायी शाखा थी परिषद का, उसे क्या कहा जाने लगा, मिनी संसद कहा जाने लगा, जिसमें ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाया जाता था। नेक्स्ट है कि सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत भी है, इसी अधिनियम में किया गया। किसमें, तो याद रखना है 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें सिविल सेवकों के लिए एक खुली प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया। प्रसंविदा सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। वर्ष 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो याद रखना, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी कब, 1854 में, किस लिए, भारतीय सिविल सेवा के लिए। नेक्स्ट याद रखना है कि विधि सदस्य यानी कि चौथा सदस्य जिसे बोला जाता था, को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्राउन का शासन। इसके तहत कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे और उसमें क्या क्या प्रावधान था, जो कि 1858 से 1947 ईस्वी तक था। इसको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को देखने के लिए, इससे आगे का जो भी वीडियो आएगा उसे देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।